डायरेक्टर के चैप्टर में बेसिकली बात करें तो जो कंपनी को गवर्न करता है, जो कंपनी को डायरेक्शन दे रहा होता है, उसे हम कंपनी में डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास कंपनी की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। कंपनी की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारे मेन की फंक्शन जो है एक कंपनी में डायरेक्टर के ही होते हैं। ठीक है। और ग्रुप ऑफ डायरेक्टर को हम एक वर्ड के नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं, बोलो, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि कंपनी में कोई भी डिसीजन जो होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्टर नहीं लेता, बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स लेती है। उसी बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, राइट। अब उस डायरेक्टर के अंदर हमने कई सारे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर पढ़े थे। ठीक है, तो हल्का हल्का मैं सारे बता देता हूँ, कुछ देखते हैं। फर्स्ट डायरेक्टर एक बताया था मैंने। फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है? जो कंपनी में आप एक तरीके से जो कंपनी को स्टार्ट कराता है। तो अगर आप फर्स्ट डायरेक्टर लिख के दे देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जो आपका सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होगा उसी को हम क्या मानते हैं? फर्स्ट डायरेक्टर मानते हैं। ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर ये होता है अगर आपको मीटिंग में इश्यू हो रहा है, अगर आपका कोरम पास नहीं हो रहा है, अगर आपका किसी भी रीजन से मीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एक नया डायरेक्टर रख सकते हैं। उस हम डायरेक्टर को क्या बोलेंगे? एडिशनल डायरेक्टर। ठीक है। डीम डायरेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा डायरेक्टर जो अपने आप को डायरेक्टर नहीं दिखा रहा, छुपा हुआ है, तो फिर भी हम उसको क्या मान लेंगे? डीम। ठीक है। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि आप दिख तो नहीं रहे हो, लेकिन दुनिया की नज़रों में ऐसा लगता है कि एक बंदा है जो कंपनी को चोरी छुपे चला रहा है और कंपनी के सारे की फंक्शंस डिसीजन वही लेता है, तो उसको हम क्या मान लेंगे? गवर्नमेंट लॉ बोल देगी यू आर डीम्ड एज डायरेक्टर। एड हॉक डायरेक्टर, एक कैजुअल डायरेक्टर का मतलब होता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर रीजन के लिए डायरेक्टर रखा हुआ है और बहुत ही जल्दी उसको पोस्ट से हटा देंगे। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मैंने समझाया था, इसमें बहुत अच्छा प्रोविजन है। इसमें प्रोविजन क्या है? पहली बात तो इसमें क्या ध्यान रखनी है? 3 मंथ की बात है। इसमें क्या है? इसमें 3 मंथ की बात है। मतलब जब ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से बाहर गया हुआ है, मिनिमम पीरियड कितना है? बोलो, मिनिमम पीरियड 3 मंथ के लिए बाहर गया हुआ है। ठीक है। तो आप एक डायरेक्टर रख सकते हैं जो कब तक काम करेगा? जब तक उसका रिटर्निंग इंडिया नहीं हो जाता। जैसे ही वो इंडिया रिटर्न करता है तो आपको ऑल्टरनेट डायरेक्टर का पोस्ट खाली करना पड़ेगा। ठीक है। ऑल्टरनेट डायरेक्टर का प्रोविजन हो गया। एक एग्जीक्यूटिव होता है, एक नॉन एग्जीक्यूटिव होता है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सिंपल वर्किंग डायरेक्टर। जैसे मैंने बताया था, एक पार्टनरशिप में वर्किंग पार्टनर होता है, एक स्लीपिंग पार्टनर होता है, और एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैंने टाटा का एग्जाम्पल लिख के बताया था। रतन टाटा आजकल एयर एशिया में क्या है? रतन टाटा एयर एशिया में क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब है नौकरी करने नहीं जाते, अगर गवर्नमेंट उनसे कुछ पूछना चाहती है तो बता देते हैं वो। ठीक है। तो यहाँ पे रतन टाटा क्या हो गए? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉमिनी डायरेक्टर का मतलब होता है हाँ, फीस तो मिलेगी ना। ठीक है। सिटिंग फीस मिलती है, हाँ, डिसीजन के हिसाब से उनको फीस मिलती है, राइट। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होते हैं? नॉमिनी डायरेक्टर वो होते हैं जिसको एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसने कंपनी को क्या दिया हुआ है? बताओ, कंपनी को एक पर्टिकुलर रीजन के लिए लोन दिया हुआ है, तो वो कंपनी के मैटर्स को जानने के लिए अपनी तरफ से एक डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ, नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक। तो मैंने बताया आपको नॉमिनी डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो ये श्योरिटी रखने के लिए बोलते हैं कि हमारा जो पैसा है कंपनी में सेफ है और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और फिर मैंने बताया था स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एक तरीके से कंपलसरी नहीं है रखना, लेकिन फिर भी कंपनी लॉ ने इसको कंपलसरी इस तरीके से कर रखा है, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। सेक्शन कहता है कि कोई भी कंपनी अगर चाहे और अगर उसके स्मॉल शेयर होल्डर मिल के एक एप्लीकेशन कंपनी को दें, तो कंपनी चाहे तो उनकी तरफ से एक डायरेक्टर रख सकती है। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल शेयर होल्डर किसको बोला जाएगा? उसी को स्मॉल शेयर होल्डर बोला जाएगा जिसके पास कंपनी के 20,000 रुपए से कम के नॉमिनल वैल्यू के शेयर हैं। 20,000 से कम के नॉमिनल वैल्यू के शेयर वालों को ही हम शेयर होल्डर स्मॉल कैटेगरी में रखेंगे। अगर वो एप्लीकेशन देते हैं तो कंपनी रख सकती है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। ठीक है। ये हो गया स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हमने कर लिया। फिर मैंने आपको सिंपल बताया था नॉर्मली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कहाँ होता है? बताओ, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अगर पहला डायरेक्टर है तो अपॉइंटमेंट कहाँ होगा? आपके आर्टिकल में लिखा होगा या मेमोरेंडम में जो सब्सक्राइबर होंगे उसी को हम क्या मान लेंगे? कंपनी का पहला डायरेक्टर मान लेंगे, राइट।
और हमें ये भी पता है, बताओ प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, बोलो। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर, 2, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3, और ओपीसी कंपनी में कितने, 1, राइट। डिन के बारे में करना है। डिन के बारे में क्या प्रोविजन था, मैंने बताया था कोई भी पर्सन है जो कंपनी में क्या बनना चाहता है, डायरेक्टर, तो कंपनी लॉ कहता है पहले आप कंपनी में डायरेक्टर बनने से पहले एक डिन नंबर ले लो। डिन नंबर का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक यूनिक नंबर है जो डिपार्टमेंट देता है। दूसरा प्रोविजन इसके ऊपर ये है कि एक पर्सन के पास 2 डिन नहीं हो सकते, यानी अगर एक पर्सन 2 डिन रख के चल रहा है वो फ्रॉड है। तो क्वेश्चन ये उठता है फिर एक पर्सन कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, तो लॉ कहता है मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर आप बन सकते हो, जिसमें से 10 पब्लिक कंपनी ज्यादा नहीं ले सकते आप। मतलब ओवरऑल 20 है, लेकिन पब्लिक कंपनी 10 से ज्यादा आप नहीं बन सकते। तो फिर अगर मैं 3 जगह डायरेक्टर हूं तो डिन नंबर एक ही रखना है। हाँ, तीनों कंपनी को एक ही डिन नंबर दिखाना है कि मेरा डिन नंबर है। डिन नंबर सेम ही होगा आपका, आप तीनों जगह दिखा देंगे। फिर डिन के बारे में और हमने पढ़ा था कि डिन के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। जब आप डिन के लिए अप्लाई करने जाते हो तो सीएस के ऑफिस में जाते हो तो वो आपको बोलते हैं आप अपना नेम का रिकॉर्ड दे दो, मतलब पैन नंबर वगैरह दे दो, ठीक है ना, आईडी प्रूफ दे दो, रेजिडेंस का प्रूफ दे दो, आप इंडियन हो फॉरेनर हो, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। इस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं जिसमें 7 डेज के अंदर आपका डिन बन के आ जाता है। अगर आपका 7 डेज में नहीं आता तो भी आप प्रोविजनल के बेस पे, यानी आप फॉर्म दिखा सकते हो कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो भी आप डायरेक्टर अपॉइंट हो सकते हो, राइट। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर की बात अगर करें तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में कंपनी लॉ ने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन कौन से पर्सन एक कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते। जिसमें कॉमन पॉइंट्स क्या हैं, एक पर्सन अगर अनसाउंड माइंड है, उसका दिमाग काम नहीं करता, वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। एक पर्सन जिसके पास डिन नंबर नहीं है वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। एक पर्सन जो इंसॉल्वेंट है डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। एक पर्सन जो इंसॉल्वेंट तो नहीं है बट कोर्ट में उसने एप्लीकेशन दी है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, तो भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। एक पर्सन जो 6 महीने की जेल काट के आया है और अभी 5 साल पूरे नहीं हुए, तो वो डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अब इसके अंदर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं जेल काट के आया हूं 5 महीने और 3 साल हो गए, तो क्या मैं डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता हूं? हाँ, हो सकता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने 6 महीने की जेल नहीं काटी। दूसरा क्वेश्चन इसी में आ सकता है, मैंने 6 महीने की जेल काटी है बट 7 साल हो चुके हैं जेल काटे, क्या मैं अपॉइंट हो सकता हूं डायरेक्टर? हाँ, हो सकता हूं। तो इसको याद कैसे करना है कि कम से कम जेल काटी 6 महीने की, मतलब जघन्य अपराध कर दिया, और अभी 5 साल नहीं हुए, इसका मतलब बहुत ही करीबी मामला। अभी आप ताजा ताजा जेल काट के आए तो आपको गवर्नमेंट मना करती है। फिर एक पॉइंट इसी प्रिजनमेंट को लेके था, कितना पीरियड था उसका जरा बताएंगे? एक इसी में और जेल की वजह से 7 ईयर्स। हाँ, अगर आप कोई ऐसा पाप करके आए हैं जिसमें आपको जेल 7 साल की हुई है, 7 साल की जेल हुई है, तो आप कंपनी में फिर तो डायरेक्टर कभी बन ही नहीं सकते, ठीक है। फिर एक सबसे अच्छा पॉइंट क्या था कि कोई भी डायरेक्टर जिस कंपनी में काम कर रहा था उस कंपनी ने कितने साल से एनुअल रिटर्न नहीं दी, बताओ पीरियड कितना था? एनुअल रिटर्न, पहला वाला पॉइंट। हाँ, 3 सालों तक आपने क्या नहीं करी, 3 सालों तक आपने फाइनेंशियल रिटर्न, एनुअल अकाउंट्स ही सबमिट नहीं कराए, तो आप जिस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो उसमें आप अपॉइंट नहीं हो सकते, और जिस कंपनी में ऑलरेडी हो उसमें रीअपॉइंट नहीं हो सकते। और दूसरा प्रोविजन है कि जिस कंपनी में आप डायरेक्टर हो उस कंपनी के ना तो डिवेंचर्स को रीपे किया, ना इंटरेस्ट को रीपे किया, डिपॉजिट को नहीं दिया, 1 साल हो चुके हैं, लोग परेशान हैं, तो आप सेम उस कंपनी में दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकते और किसी नई कंपनी में अपॉइंट नहीं हो सकते एज अ डायरेक्टर। ये कुछ हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन के पॉइंट है। नाउ कम टू द पावर ऑफ बोर्ड्स। अब यहाँ पे पावर ऑफ डायरेक्टर नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पावर ऑफ डायरेक्टर नहीं लिखा है क्योंकि डायरेक्टर कोई पावर नहीं है, पावर है तो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, यानी डायरेक्टर मिलके क्या फैसले कंपनी के ले सकते हैं, कौन कौन से डिसीजन कंपनी का बोर्ड ले सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है, देखो, टू मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड, यानी कॉल मांगने का राइट किसको है? शेयर होल्डर से कॉल कौन मांग सकता है? डायरेक्टर्स मैं बोल रहा हूं, डायरेक्टर्स, ठीक है। बाईबैक, अगर आप कंपनी के शेयर बाईबैक करना चाहते हो तो इसका डिसीजन कौन ले सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ले सकता है। आप कंपनी के शेयर इशू कर सकते हो, डिवेंचर इशू कर सकते हो, आप कंपनी के बिहाफ में पैसे रेज कर सकते हो, आप कंपनी के बिहाफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप किसी को लोन दे सकते हो, कंपनी के बिहाफ में गारंटी दे सकते हो, ठीक है। आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कर सकते हो, अप्रूव मतलब साइन कर दो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। आप कंपनी के बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, आप कंपनी को अमलगमेट या मर्जर कर सकते हो, आप किसी कंपनी को टेक ओवर, एक्वायर, ये सारे डिसीजन ले सकते हो। आप कंपनी में पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन समझते हो आप?
बीजेपी, कांग्रेस, ये जो अन्य अन्य पार्टियां हैं, इसमें चंदा देना है नहीं देना इसका फैसला कौन लेगा बताओ? डायरेक्टर को राइट दिया गया है, ठीक है। टू अपॉइंट केएमपी, केएमपी एक पोस्ट होती है, इसे बोलते हैं की मैनेजर पोजीशन, मतलब सीईओ, सीएफओ, कंपनी सेक्रेटरी, ये सारी पोस्ट को केएमपी बोला गया है। तो आप अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप इसमें फैसला ले सकते हो किसको केएमपी बनाना है किसको नहीं बनाना। आप किसी भी पर्सन को रिमूव कर सकते हो, जो ऊपर केएमपी अपॉइंट किया था ना आपने, तो आप उसको क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। आप कंपनी में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, सेक्रेटेरियल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो, सेक्रेटरी मतलब सीएस होता है, ठीक है। टू टेक डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डिंग, आप बता सकते हो कि आपके पास कंपनी के कितने शेयर हैं, है तो कितने परसेंटेज है, ठीक है। आप कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। आप नए शेयर के लिए इनवाइट कर सकते हो, पब्लिक को आवेदन कर सकते हो कि आओ हमारी कंपनी में क्या करो, निवेश करो, ठीक है। आप कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज कर सकते हो। ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? जब आप कंपनी में पैसे रेस करते हो तो प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, हम पढ़ चुके हैं प्रोस्पेक्टस, राइट। तो प्रोस्पेक्टस में आप टर्म्स एंड कंडीशन डालते हो, उसको आप चेंज कर सकते हो पब्लिक डिपॉजिट वगैरह के लिए, ठीक है। और आप कंपनी की क्वार्टरली, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिजल्ट को भी आप क्या कर सकते हो? अप्रूव कर सकते हो। ये है बोर्ड्स की पावर। बताओ, मोटी मोटी सारी पावर किसको दे दी शेयर होल्डर ने, किसको दे दी कंपनी लॉ ने? डायरेक्टर्स को दे दी। ये पावर किसी एक डायरेक्टर की है, डायरेक्टर्स को दी गई है, ये पूरे डायरेक्टर्स की बॉडी को दी गई है। मतलब अगर कंपनी में 10 डायरेक्टर हैं तो कोई एक डायरेक्टर ये फैसला नहीं ले सकता। अब अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो आपको अदर प्रोविजन भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखो, पहली बोर्ड की मीटिंग कितने दिन में हो जानी चाहिए बोलो? पहली मीटिंग 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। पहली मीटिंग 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए, 30 डेज। उसके बाद की मीटिंग जब आप करोगे तो लॉ कहता है कि एक साल में कम से कम 4 मीटिंग हो गई हो, एक साल में 4 मीटिंग, यानी एक साल आप कौन सा लेना है? जनवरी टू दिसंबर के बीच में आपकी 4 मीटिंग हो जानी चाहिए और 2 मीटिंग का गैप 120 दिन से एक्सीड नहीं करना चाहिए। मतलब कोशिश करो 120 दिन के अंदर मिलते रहो आप 4 बार साल में, ठीक है। तो यानी 4 मीटिंग करो, 120 दिन के अंदर एक कर लो, और जनवरी टू दिसंबर में अगर देखा जाए तो 4 मीटिंग हो जाए, ठीक है। फिर नोटिस की बात करी जाए तो नोटिस किसको मिलना चाहिए बताओ? सारे डायरेक्टर को मिलना चाहिए। नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग हर डायरेक्टर को मिलना चाहिए। हाँ, तो अगर नोटिस की बात करें तो नोटिस जो है हर डायरेक्टर के घर पे पहुंचना चाहिए, चाहे घर पे पहुंचा दो, चाहे मेल कर दो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दो। अगर कोई डायरेक्टर इंडिया से बाहर है तो उसको भी नोटिस जाना चाहिए, ठीक है। अब कोरम की बात क्या होती है? कोरम का मतलब होता है मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए ताकि मीटिंग को सक्सेसफुल माना जाए। तो कोरम को हमने क्या पढ़ा? तान्या बताओ, जितने डायरेक्टर हैं उसका 1/3 करो या 2, जो ज्यादा आए उतने डायरेक्टर होने चाहिए, तो हम क्या मानेंगे? कोरम हो गया है। यानी जितने डायरेक्टर हैं उसका क्या निकालो? 1/3 और 2 विच एवर कम्स हायर दैट शुड बी योर कोरम। उतने डायरेक्टर होने चाहिए तभी मीटिंग हम कर सकते हैं, वरना मीटिंग क्या कर देंगे बोलो? एडजर्न बोलते हैं, एडजर्न, आगे होगी, ठीक है। कुछ मीटिंग को आप रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी कर सकते हो, यानी घर घर आप सर्कुलेशन कर दो और उस पर सबकी हाँ या ना उसी पे ले लो, तो ऐसे ही मीटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। मैनर ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस एट द मीटिंग, अब कौन कौन से मुद्दों को डिस्कस कर सकते हो ऊपर हमने पढ़ लिया, जो पावर ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग पढ़ा, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब क्या है? जो सीएस होगा कंपनी का, एक पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसको कंपनी की जो कंपनी की मीटिंग की समरी बनानी पड़ती है कि कंपनी के मीटिंग में डिसीजन क्या क्या लिया गया है और किन बातों को गौर किया गया है, ताकि उसको आप मीडिया वालों को, शेयर होल्डर को, सबको बता सको, ठीक है। कंपनी लॉ में बहुत अच्छा प्रोविजन डाला गया, कंपनी लॉ 2013 में, ये पहले नहीं था। इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा लगा अगर किसी कंपनी में महिला को रखा जाएगा ना तो करप्शन कम हो सकता है, कंपनी घोटाले कम करेगी, और कंपनी में जो शेयर होल्डर का दमन होता है ना, उन पर अत्याचार होता है, उसकी सुनवाई जल्दी हो जाएगी, क्योंकि महिला इमोशनल होती है और वो कंपनी के गलत चीजों को रोक सकती है। तो इस चीज को ध्यान में रख के बोला गया, जो कंपनी लिस्टेड है, ध्यान से सुनना, जो कंपनी लिस्टेड है वो, उसको तो कोई लिमिट देखनी नहीं है। अगर आप लिस्टेड हो तो आपको प्रोविजन मानना ही है वीमेन डायरेक्टर का। और यदि आप पब्लिक कंपनी हो, यानी लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी की शेयर कैपिटल 100 करोड़ से अगर ज्यादा है, मैंने क्या बोला?
पब्लिक कंपनी की अगर शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर मतलब सेल 300 करोड़ से ज्यादा है, लास्ट बैलेंस शीट की फिगर को उठा के देखें, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपकी कंपनी में कम से कम एक वीमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। एक से ज्यादा रख सकते हो लेकिन एक को रखना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं मैं, वीमेन डायरेक्टर के लिए लॉ बोलता है, दोबारा देखिए, वीमेन डायरेक्टर के लॉ बोलता है 2 कंपनियों को पकड़ो आप, अगर लिस्टेड कंपनी है तो रखनी है वीमेन डायरेक्टर कम से कम एक, और अगर आप पब्लिक कंपनी हो और आपकी शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है या बोल रहा हूं मैं सेल 300 करोड़ से ज्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको अपनी कंपनी में एक वीमेन डायरेक्टर रखना है। अब क्वेश्चन उठता है मेरी सेल 301 करोड़ है बट शेयर कैपिटल सिर्फ 50 करोड़, रखना है नहीं रखना बताओ? वीमेन डायरेक्टर रखना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरी टर्नओवर 200 करोड़ है लेकिन मेरी पेड अप शेयर कैपिटल 101 करोड़ है, रखना नहीं रखना? रखना पड़ेगा, कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। अब मेरा क्वेश्चन, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूं, मेरी शेयर कैपिटल 200 करोड़ है, क्या मुझे वीमेन डायरेक्टर रखना है? नहीं रखना, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की यहां बात नहीं बोली गई, प्राइवेट कंपनी को माफ किया गया। ठीक है, तो लिस्टेड कंपनी को कोई लिमिट नहीं देखनी, पब्लिक कंपनी को लिमिट देखनी है। लिमिट में आप किसी एक में आ गए तो यू मस्ट हैव टू अपॉइंट वन वीमेन डायरेक्टर, यू मे अपॉइंट मोर देन वन, राइट? ठीक है, देखो आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको कंपनी लॉ ने बोला है अ सिंगल पर्सन कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 20 डायरेक्टरशिप, यानी एक पर्सन एक टाइम में 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है। अब 20 कंपनी के अंदर 10 हो सकता है मैक्सिमम पब्लिक कंपनी में। दोबारा बोलता हूं मैं, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, लेकिन उस 20 में भी 10 से ज्यादा पब्लिक कंपनी में नहीं हो सकता। ठीक है, यानी पब्लिक कंपनी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 10 और ओवरऑल 20। अब इस 20 में और लड़ाई है। अब 20 में क्या है, अगर आप किसी कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो तो क्या 20 में काउंट होगा? हाँ होगा, ऑल्टरनेट भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है, मान लो आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और वो कंपनी प्राइवेट है, वो कंपनी क्या है? प्राइवेट, बट वो प्राइवेट कंपनी किसी कंपनी की होल्डिंग है जो कि पब्लिक कंपनी है, तो बताओ 10 में काउंट हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, यही समझाना है आपको। यानी जब हम 10 कंपनी की बात करते हैं पब्लिक, तो उस कंपनी को भी हम 10 में काउंट कर लेंगे जो कि प्राइवेट है, क्योंकि वो प्राइवेट किसी कंपनी की सब्सिडरी या होल्डिंग है जो कि एक पब्लिक कंपनी थी। मतलब अगर किसी कंपनी का रिश्ता पब्लिक कंपनी से है, होल्डिंग सब्सिडरी का, चाहे भले वो प्राइवेट है, तो भी उसको पब्लिक मान के 10 में काउंट किया जा रहा है। क्लियर है? मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स देखो। हाँ, तो मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप देखते हैं। मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए बोलो? 2। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए बोलो? 3। ठीक है, और एक ओपीसी कंपनी होती है जिसमें मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए। ठीक, और मैक्सिमम डायरेक्टर किसी भी कंपनी में 15 हो सकते हैं, एक कंपनी में 15 से ज्यादा डायरेक्टर नहीं हो सकते। अब क्वेश्चन ये उठता है, मान लो कंपनी को 15 से ज्यादा डायरेक्टर करने, आपको क्या लगता है? रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, इन्फोसिस, जेनपैक्ट, इसमें क्या 15 डायरेक्टर होंगे? इसमें बहुत डायरेक्टर है। तो फिर कंपनी लॉ कहता है कि आप एक मीटिंग करो और उसमें क्या पास कर लो? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 2/3 लोगों को हाँ बुलवा लो कि हाँ कंपनी में सच में ज्यादा डायरेक्टर की जरूरत है, तो फिर आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। बोलो क्लियर? कंपनी में वैसे तो 2, 3 और 1 है और मैक्सिमम 15 है। 15 को भी बढ़ाया जा सकता है अगर मीटिंग करी जाए और बोला जाए कि कंपनी में डायरेक्टर की संख्या कम पड़ रही है, कंपनी को चलाने में दिक्कत हो रही है, तो कंपनी में अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। क्लियर? रेजिडेंट डायरेक्टर के बारे में प्रोविजन क्या कहता है? एक कंपनी को अपनी पूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की टीम में कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा रखना है जो रेजिडेंस ऑफ इंडिया हो। मतलब ऐसा ना हो कि बाहरी कंपनियां आके यहाँ ऐसा कर लें, सारे डायरेक्टर विदेशी रखे हुए हैं, वरना क्या होगा? जब हम इंडियन लोगों को नहीं पकड़ पा रहे
है ना, इंडियन लोग यहाँ फ्रॉड करके बाहर जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो बाहर की कंपनी आके यहाँ सब कुछ लेके बाहर चली जाए। तो हमने प्रोविजन बना रखा है कि कम से कम आपको एक डायरेक्टर यहाँ का रेजिडेंस रखना पड़ेगा। अब हु इज रेजिडेंस ऑफ इंडिया, सेम जो इनकम टैक्स में आपने पढ़ा था, बताओ क्या पढ़ा था, कम से कम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, सॉरी यहाँ पे कैलेंडर ईयर वर्ड यूज किया हुआ कंपनी लॉ में, पिछले कैलेंडर ईयर में वो कितने दिन इंडिया में रहा हो, कितने दिन इंडिया में रहा हो, 182 डेज। यानी कोई भी पर्सन जो 182 डेज इंडिया प्रीवियस ईयर में रहा है, प्रीवियस कैलेंडर ईयर में, तो उसको हम क्या मान लेंगे, रेजिडेंस ऑफ इंडिया, और उसको हम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं एज ही विल बी नोन एज रेजिडेंट डायरेक्टर। केएमपी, केएमपी का फुल फॉर्म होता है की मैनेजियल पर्सनल, की मैनेजियल पर्सनल। अब हु इज टू बी नोन एज की मैनेजियल पर्सनल, अगर आप किसी कंपनी में सीईओ हैं, यू आर नोइंग एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, या आप कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी हैं, या आप कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर हैं, या आप कंपनी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इसको सीएफओ भी बोलते हैं, या कोई अदर पर्सन, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है सच अदर पर्सन, सच अदर ऑफिसर, जिसको नाम ही आपने क्या दे दिया है, केएमपी, तो इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, की मैनेजर पर्सनल। अब यहाँ पे केएमपी कहने का मतलब ये है, कभी अगर कंपनी में फ्रॉड हुआ तो हम इन लोगों को पहले देखेंगे, क्योंकि ये कौन है कंपनी के, बताओ, की मैनेजर पर्सनल, राइट। अब हम देखते हैं किस कंपनी को एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। मतलब वैसे तो जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं, इसका मतलब जब आप सीएस क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपके पास बहुत सारे मौके, आप टीचिंग कर सकते हो, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप कंपनी में जॉब कर सकते हो, ठीक है, आप एक बुक राइटर बन सकते हो, इंस्टीट्यूट के मेंबर बन सकते हो। लेकिन हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, तो कंपनी लॉ कहता है कब एक कंपनी को अपनी पोस्ट पे एक फुल टाइम सीएस को रखना पड़ेगा। मतलब कोई ऐसी कंपनी जो इस कैटेगरी में आ गई, उसकी कंपनी में अगर सीएस नहीं है तो वो कंपनी फ्रॉडलेंट है। तो अब ये पढ़ लेते हैं किस कंपनी को फुल टाइम सीएस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे भी पेड अप कैपिटल बोला गया है, किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल अगर 5 करोड़ से ज्यादा है, दोबारा बोल रहा हूं, किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है तो उसको अपने पास एक होल टाइम सीएस रखना पड़ेगा। बोलो क्लियर। लिमिट कितनी है यहाँ पे, 5 करोड़, और यहाँ टर्नओवर नहीं देखनी, सिर्फ क्या देखना है, पेड अप कैपिटल। यहाँ पब्लिक प्राइवेट नहीं देखना, यहाँ पे सिर्फ लिमिट देखनी है। अगर किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है तो कंपल्सरली उसको एक होल टाइम सीएस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, उस सीएस को क्यों रख रहे हो, करेगा क्या कंपनी में। तो पहला पॉइंट है, वो रिपोर्ट करेगा बोर्ड को कि सारे कंप्लायंसेस कंपनी लॉ के फुलफिल हो रहे हैं या नहीं, जितने नए लॉ आए हैं कंपनी फॉलो कर रही है नहीं, और कंपनी पर जितने लॉ लगते हैं कंपनी उसको फॉलो कर रही है नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है, इंश्योर करेगा कंपनी कंप्लाई करती है सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स। अब ये सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसी कंपनी में लॉ के लिए सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो सीएस इंश्योर करता है कि कंपनी सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड फुलफिल कर रही है, और वो काम को डिस्चार्ज करेगा, उस काम को, ड्यूटी को पूरा करेगा जो भी उसके प्रोफेशन ने दी है, जो उसको सीएस इंस्टीट्यूट ने बोला है और कंपनी ने बोला है उसको भी करेगा। क्लियर। इतना ही करेंगे आज, चलिए इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।